तो स्वागत है बच्चों मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में। तो जैसा कि बच्चों हम लोग सोशल साइंस का 9 क्लास का सभी चैप्टर को एक एक चैप्टर सभी किताब को एक एक चैप्टर हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। जैसा कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का एक एक चैप्टर अध्ययन कर चुके हैं। अब आते हैं पॉलिटिकल साइंस की तरफ। तो इस चैप्टर का नाम है लोकतंत्र का क्रमिक विकास। तो आइए हम लोग जानते हैं कि लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो लोकतंत्र एक बहुत ही अहम पॉइंट है, इसको आज हम लोग पढ़ेंगे। लोकतंत्र आप लोग समझ जाइएगा। तो थोड़ा इसमें क्या होगा कि लोकतंत्र को तो हम लोग जानेंगे ही। यह शासन व्यवस्था एक बहुत अच्छी प्रणाली है जिसको हम लोग समझेंगे। अब इसको समझने के लिए शासन व्यवस्था जो लोकतंत्र का है, तो इसको समझने के लिए थोड़ा इसका फ्लैशबैक में जाना होगा। थोड़ा इसके पीछे का भी इतिहास को हम लोग खंगालते हैं और देखते हैं कि पहले कौन सा शासन व्यवस्था था। तो आइए हम लोग देखते हैं कि पहले तो राजतंत्र का शासन व्यवस्था था। राजतंत्र का मतलब तो आप लोग समझ गए होंगे कि राजा द्वारा तंत्र या शासन किया जाता था। राजा द्वारा शासन को ही राजतंत्र कहते हैं बच्चों। तो राजतंत्र कैसा होता था? तो राजा का जब राज्य समाप्त होता था तब कोई उसके वंशानुगत परिवार, जैसे कि उनके बेटा या भाई ही उसका संस्थापक होता था और वही राजा बनता था और वही उसको राज करता था। इसमें कोई मत अधिकार नहीं था, इसमें सभी जनता को कोई अधिकार नहीं था। जो राजा कहती थी उसी के अनुसार चलता था। जैसे कोई राजा कोई नियम कानून बना दे तो उससे जनता से कोई लेना देना नहीं होता था और उसको कानून को पारित कर देती थी। तो आइए हम लोग जानते हैं कि वंशानुगत, ये जो वंशानुगत होता है बच्चों, इसको हम लोग समझ लेते हैं। वंशानुगत का मतलब उसके वंश से, वंशज जो बेटा होता था या भाई ही उसका अगला दौर का मतलब ये होगा, शासक होगा। इसमें क्या होता था बच्चों, राजतंत्र में कोई अच्छा राजनेता भी होता था और कोई अच्छा मतलब होता था और जो जनता के हित में सोचता था। और अक्सर ये होता था कि राजा जो क्रूर शासक था वो जनता के बारे में ना सोचकर वो अपने ही हित में और अपने ही मतलब कुछ अपने ही निरंकुश कोई होता था कि योग्य होता था, योग्य राजा जो योग्य करने के लायक होता था, और कोई होता था क्या कि अयोग्य होता था। तो हम लोग इसको पहले समझते हैं कि योग्य और अयोग्य। अयोग्य ज़्यादातर राजा अयोग्य के रूप में होते थे और इसके साथ ही निरंकुश भी होते थे। निरंकुश और अपनी व्यक्तिगत सुख को ही देखते थे, व्यक्तिगत सुखों को देखते थे। इसमें यह खास बात होती है कि इसमें जनता का कोई अधिकार नहीं होता था। जनता द्वारा ना नेता को मतलब राजा को चुन सकती थी। इसमें ये जनता द्वारा नेता को नहीं चुन सकती थी, चुन सकती थी। अब आते हैं बच्चों लोकतंत्र की तरफ। तो लोकतंत्र बहुत ही अच्छी प्रणाली है, तो इसको हम लोग समझेंगे। लोकतंत्र, तो लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, इसको हम लोग थोड़ा संधि विच्छेद करके देखते हैं, विखंडन करके देखते हैं कि लोकतंत्र का मायने और मतलब क्या होता है। तो लोक को हम लोग इसको डिवाइड कर लेते हैं। पहले तो लोक का मतलब क्या होता है, साधारण भाषा में हम समझ सकते हैं कि लोग ही होगा। लोग का मतलब क्या होता है, जनता, ठीक है। और तंत्र का मतलब होता है बच्चों शासन। तो आप लोग समझ सकते हैं कि ये क्या हुआ, जनता द्वारा शासन। लोकतंत्र का मतलब हुआ जनता द्वारा शासन। जनता ही शासन करेगी, जो भी प्रतिनिधि होगी वो जनता चुनने का मतलब अधिकार होता है इसमें, लोकतंत्र में। अब आते हैं इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी तो बच्चों डेमोक्रेसी ये एक यूनान का शब्द है जिसको इंग्लिश में डेमोस के नाम से जाना जाता था। ये डेमोस
डेमोस का मतलब होता था बच्चों जनता, और क्रेसिया इसका मतलब हो गया, डेमोस का मतलब होता था जनता और क्रेसिया का मतलब होता है शासन। तो बच्चों इसमें भी इंग्लिश का ये वर्ड, इस वर्ड में भी जनता द्वारा शासन ही एक ही हुआ। इसमें जनता द्वारा शासन इसका भी मतलब यही निकला, और डेमोक्रेसी का मतलब भी यही निकलता है। तो बच्चों अमेरिका के एक राष्ट्रपति जो ये लोकतंत्र का जो सबसे अच्छा परिभाषा दिया, तो वो उसका नाम था, अमेरिका का राष्ट्रपति जिसका नाम था अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन ने बहुत ही आसान परिभाषा दी है लोकतंत्र का। तो इसमें हम लोग समझते हैं लोकतंत्र में जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है। तो हम लोग परिभाषित रूप में लिख सकते हैं कि जो लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है। हम लोग इसको नोटबुक में उतार सकते हैं। तो बच्चों अब आते हैं लोकतंत्र की तरफ। तो लोकतंत्र भी दो प्रकार का होता है। लोकतंत्र में एक होता है प्रत्यक्ष और एक होता है अप्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष प्रणाली जो है बच्चों, ये भी है लोकतंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो बच्चों इसमें क्या होता है कि इसमें जो जनता द्वारा डायरेक्ट प्रतिनिधि को चुनती है, जनता द्वारा प्रतिनिधि के रूप में चुनती है, और प्रतिनिधित्व के रूप में चुनती है प्रतिनिधित्व को, और जनता ही इसमें नियम और कानून बनाती है, जैसा कि हम इसमें एक देश है जिसका नाम है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में ये कानून चलती है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। स्विट्जरलैंड में देखा जाता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को। अब आते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। ये अप्रत्यक्ष लोकतंत्र दुनिया का सबसे अच्छा मतलब शासन व्यवस्था प्रणाली है। तो इसको हम लोग समझेंगे कैसे। ये बहुत ही आदर्श जनता द्वारा प्रणाली है, जो इसमें प्रतिनिधि द्वारा प्रतिनिधित्व को चुनती है, तो बच्चों अब आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद लिखेंगे हम लोग लोकतंत्र का परिभाषा की तरफ। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र को परिभाषित रूप में अगर लिखा जाए तो बच्चों प्रत्यक्ष ये शासन का एक ऐसा रूप है, जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन करती है। जनता से मतलब ये है कि जन का मतलब लोग। इसमें क्या होता है, लोकतंत्र में जनता यानी लोग एकजुट होकर के नेता को चुनती है। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है। लोकतंत्र में स्वतंत्र रूप से लोग कार्य करती है। और उसमें क्या होता था, राजतंत्र में होता था कि जनता चुन नहीं सकती थी, और लोकतंत्र में ऐसा स्वतंत्र है कि जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन कर सकती है। अब आते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र की तरफ। जितनी भी शासन व्यवस्था या प्रणाली है, जितनी भी प्रणाली, उसमें सबसे बेहतर प्रणाली है अप्रत्यक्ष प्रणाली है, जिसको हम लोग का इंडिया में अभी है, भारत में अप्रत्यक्ष प्रणाली। इसका कुछ है लोकतंत्र में जो खास बातें हैं, जो टर्म पॉइंट होगा, जो खास बातें होंगे उसको हम लिखेंगे, और इसके विशेषताओं की बात करेंगे और इसके हानियों की भी बारे में बात करेंगे। तो बच्चों अब आते हैं लोकतंत्र की विशेषताओं के बारे में। ऐसा कौन सा गुण है लोकतंत्र में जो कि भारत देश में है और सबसे अच्छी शासन व्यवस्था है और सबसे अच्छा शासन प्रणाली है। तो क्या है इसकी खास बात और विशेषताओं के बारे में जानेंगे। तो आइए, पहला पॉइंट है क्या इसके विशेषताओं का। तो लोकतंत्र में जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि, क्या कह रहा है बच्चों, लोकतंत्र में जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि कानूनों का निर्माण करती है। यानी कि जनता द्वारा होता है। कोई भी नेता इस शासन प्रणाली में अपने मन से कोई कानून लागू नहीं कर सकता है। इसको जनता चाहती है
तभी यह कानून बन पाती है। जैसे कि कोई भी व्यवस्था या कानून लाने के लिए सरकार मुख्यमंत्री को पूछती है, सभी मंत्रियों को एकजुट कर मीटिंग करती है, उसके बाद कोई कानूनों का निर्माण करती है तथा सरकार की नीतियां यानी कि नियम कानून निर्धारित करते हैं, तभी उस कानून को पारित करती है। अब आते हैं चुनाव। चुनाव जो है बच्चों, जो हर 5 साल में लोकतंत्र में होती है, तो इसको लोकतंत्र में प्रतिनिधियों को चुनने के लिए चुनाव कराई जाती है और सब जनता उसमें चुनाव करती है। जो 18 साल से अधिक उम्र का हो जाते हैं वो अपने नेता को चुन सकते हैं और वोट का अधिकार उसको प्राप्त होता है। तो इसमें क्या होता है, उसमें मतदान करने का सभी को अधिकार दिया जाता है। ये स्वतंत्रताएं हमारे देश में पाई जाती है और लोकतंत्र शासन प्रणाली में। तो अब आते हैं कानून का शासन। कानून लॉ, इसका शासन लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण लक्षण कानून का शासन है, यानी कानून का शासन है और कानून की दृष्टि में सभी नागरिक समान होते हैं। ऐसा नहीं कि कोई बड़ा आदमी अमीर आदमी है तो उसके लिए कानून अलग होगा और गरीब आदमी के लिए कानून अलग होगा। यहाँ सबके लिए एक समान कानून, सभी नागरिक समान होते हैं और कानून समान और सबसे ऊपर होता है। कानून सबसे ऊपर। तो बच्चों लोकतंत्र की विशेषताओं में से और एक पॉइंट है, चौथा नंबर पॉइंट, स्वतंत्र न्यायपालिका। तो बच्चों स्वतंत्र न्यायपालिका लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। स्वतंत्र का मतलब क्या होता है, इसमें जनता आज़ाद रूप से, न्यायपालिका लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। न्यायपालिका न्याय का वितरण करती है और सभी नागरिकों को अधिकारों की रक्षक होती है, अधिकारों का रक्षक होती है। अब आते हैं अगला पॉइंट क्या है बच्चों, कि धर्म तथा संस्कृति की स्वतंत्रता। धर्म या किसी भी संस्कृति या धर्म का हो, उसको अपनी इच्छा अनुसार उसको धर्म की आज़ादी होती है उसमें लोग। तो इसमें क्या कहता है, धर्म तथा संस्कृति की स्वतंत्रता लोकतंत्र में सभी नागरिकों को इच्छा अनुसार किसी धर्म को मानने तथा उसका प्रचार करने का अधिकार होता है। और यही खास बातें हैं जो कि लोकतंत्र की विशेषताओं के। और राज्य का कोई धर्म नहीं होता, यानी कोई राज्य अपना धर्म को प्रकाशित नहीं कर सकता है कि ये मेरा मुस्लिम धर्म का हो या हिंदू धर्म का, कोई भी जाति का हो, उसमें धर्म अनुसार नहीं कर सकता है अपना राज्य। तो अब आते हैं इसके, तो हम लोग लोकतंत्र की विशेषताओं के बारे में जानें। अब लोकतंत्र में तर्क और हानियां क्या क्या है उस पॉइंट को हम लोग लिखेंगे और जानेंगे। लोकतंत्र की विशेषताओं को तो हम लोग जान चुके हैं। अब आते हैं लोकतंत्र में लाभ क्या है, तर्क क्या है, जो कि लोकतंत्र व्यवस्था को लगभग दुनिया में इसको इस शासन प्रणाली को बहुत ही अच्छे से मानती है और जानती है। तो इसको हम लोग लाभ के बारे में जानेंगे इस व्यवस्था का। तो इसका लाभ है बच्चों, पहला पॉइंट है, लोकतांत्रिक शासन पद्धति का अन्यों से बेहतर है। लोकतांत्रिक पद्धति यानी लोकतांत्रिक नियम जो है और सब नियमों से बेहतर है क्योंकि ये ज़्यादा जवाबदेही वाला स्वरूप है। मतलब क्या होता है जवाबदेही कहने का मतलब बच्चों कि सरकार अगर कोई कानून पारित करती है तो वो जनता से पूछ कर करेगी और जनता से मतलब कानून पारित करेगी तो जनता को जवाब देना पड़ेगा। अगर कोई कानून व्यवस्था खराब होगा तो उसमें जनता को जवाब देना होगा, मंत्रियों को जवाब देना होगा, प्रधानमंत्री को। यानी कि दूसरा पॉइंट है, लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने का संभावना बढ़ाता है। यानी कि लोकतंत्र बेहतर निर्णय मतलब अच्छी मतलब कानून व्यवस्था लेने का संभावना को बढ़ा सकता है। इसमें इस पॉइंट में क्या होता है लोकतंत्र। अब आते हैं तीसरा पॉइंट, लोकतंत्र में मतभेदों यानी कि किसी से कुछ झगड़ा हो गया या कोई भी मतलब यहाँ से काट देना। लोकतंत्र में मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध कराती है। यानी कि कोई भी टकराव होता है तो उनको संभालने के लिए न्याय होती है, तरीका होता है उसका। उसके बाद आते हैं चौथा पॉइंट है,
लोकतंत्र व्यवस्था नागरिकों को सम्मान में वृद्धि करती है, सम्मान में वृद्धि करती है। उसके बाद 5वां पॉइंट है बच्चों, लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरों से बेहतर है। इसमें भी कह रहा है लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरों से बेहतर है क्योंकि इसमें अपनी त्रुटि का अवसर मिलता है। तो बच्चों हम लोग लोकतंत्र के पक्ष में तर्क में दिए गए लाभ के बारे में पढ़ें। इसको आप लोग नोट्स में उतार लीजिएगा। और इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं लोकतंत्र में का हानि। इसमें तो कुछ मतलब कोई भी लोकतंत्र में लाभ और हानि होती है, तो हानि को हम लोग देखते हैं कि लोकतंत्र में क्या हानि होती है। लोग जैसे कि लोकतंत्र के खिलाफ लाभ को पढ़ चुके हैं, जो 5 पॉइंट लिखा दिए आपको, खास पॉइंट। और भी बहुत पॉइंट थी लेकिन 5 पॉइंट को हम लोग अहम दिए। और उसके बाद आते हैं लोकतंत्र के खिलाफ तर्क हानियाँ। हानियाँ क्या क्या होती है? तो लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, इससे अस्थिरता उत्पन्न होती है। अस्थिरता मतलब क्या होता है? एकदम नहीं होगा रे, फिर दोबारा बोलते हैं। तो बच्चों हम लोग जैसा कि लोकतंत्र के खिलाफ लोकतंत्र के लाभ के बारे में हम लोग बोले, तो अब आते हैं लोकतंत्र के खिलाफ तर्क हानियाँ। तो लोकतंत्र में इसको पॉइंट में पहला पॉइंट लिखिए, लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, इससे अस्थिरता उत्पन्न होती है। और दूसरा पॉइंट है लोकतांत्रिक व्यवस्था में अनेक लोगों से बहस और चर्चा करनी पड़ती है, जिससे प्रत्येक फैसले में देरी होती है। इसमें क्या होता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में अनेक लोगों से बहस और चर्चा करनी पड़ती है, जिससे प्रत्येक फैसले में देरी हो जाती है। और तीसरा पॉइंट है बच्चों, लोकतंत्र आज से केवल राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल है। राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल है, यहाँ नैतिकता का कोई स्थान नहीं। उसके बाद चौथा नंबर हानियाँ क्या है बच्चों? चुने हुए नेताओं को लोगों के हितों का पता नहीं होता, इसके कारण गलत फैसले लिए जाते हैं, ये गलत फैसले होते हैं। ये भी एक अहम पॉइंट था। और ये है चुनावी संघर्ष। चुनावी संघर्ष महत्वपूर्ण और खर्चीली होती है, बहुत ज़्यादा खर्चीली हो जाती है, इसलिए इसमें भ्रष्टाचार होता है। और छठा पॉइंट है बच्चों, सामान्य लोगों का पता नहीं होता कि उनके लिए क्या अच्छी चीज़ है और क्या बुरी चीज़, इसलिए उन्हें किसी चीज़ का निर्णय करना ये गलत होता है। किसी भी जनता को जान लेने के बाद उसका निर्णय लेना ही संभव होता है, अच्छा होता है। तो हम लोग बच्चों लोकतंत्र के खिलाफ तर्क हानियाँ को हम लोग पॉइंट के तरफ से हम लोग लिख लिए हैं, एक पॉइंट लिख लिए हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। तो आप लोग बने रहिए इस मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में। तो मैं हूं मोहम्मद गुलजार अंसारी, और इसका जो इस चैप्टर को जो हम लोग पढ़ चुके हैं, इसका भी एक और वीडियो आएगा पार्ट 2, जिसमें अभ्यास प्रश्नों का हल रहेगा। तब तक के लिए आप लोग इंतज़ार किए और लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।